सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। 10वीं कक्षा में आज का विषय रहेगा स्त्री प्रत्यय और समय। संस्कृत में टाइमिंग कैसे लिखी जाती है, कैसे बोली जाती है। समय हम जब बात करते हैं ना, भाई क्या समय हुआ, या मैं इतने समय इतने बजे ये काम करूँगा, इस तरह की बातों को संस्कृत में कैसे व्यवहार किया जाता है, एक तो हम उस विषय पे आएंगे और दूसरा हम जो पाठ्यक्रम में प्रत्यय लगे हुए हैं, अगस्त तक की जो परीक्षा होनी है उसके अंतर्गत जो प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में आने हैं उनकी संख्या 3 है। नंबर 1 मतु प्रत्यय, नंबर 2 टाप प्रत्यय और तीसरा है त्व प्रत्यय। तो अगस्त तक की परीक्षा के लिए आज हम इन तीनों प्रत्ययों को रिवाइज करेंगे। ये पहले विषय पढ़ाया जा चुका है, समय भी पहले कराया जा चुका है, टाइमिंग संस्कृत में। तो एक रिवीजन मात्र है, पुनरावृत्ति है। आइए अभ्यास करते हैं। स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं उनको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। वैसे तो स्त्री प्रत्यय बहुत सारे हैं, गीप है, गीन है, गीश है, चाप है, डाप है, तीन प्रत्यय है, परंतु आपके पाठ्यक्रम में केवल टाप प्रत्यय को निर्धारित किया गया है। आइए हम टाप प्रत्यय के बारे में जानते हैं। टाप प्रत्यय सुनने में तो टाप बड़ा सारा नाम है, परंतु इस प्रत्यय का केवल आ शेष रहेगा और यह आ पुल्लिंग शब्द से जुड़ कर के उस शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है। जैसे सेवक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेविका। आइए इन प्रत्ययों का अभ्यास करते हैं। अब कुछ व्यवहार से भी हम बातें सीखते हैं, समाज से सीखते हैं कि ये शब्द हम जब से हमने सोचना समझना सीखना शुरू किया है तब से ये शब्द ऐसे बोला जाता है। अब जब हम पुल्लिंग शब्दों को टाप प्रत्यय में स्त्रीलिंग बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ प्रत्यय तो ऐसे हैं जो ई जोड़ देते हैं बीच में, और कुछ प्रत्यय ऐसे रहेंगे जिनमें ई नहीं जुड़ेगा। जैसे 2 उदाहरण मैं रखता हूँ। अश्व शब्द है जिसका अर्थ होता है घोड़ा। अश्व शब्द से जब टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है तो सीधा शब्द के बाद में आ जोड़ दिया जाता है, अश्वा। दूसरा प्रत्यय है बालक। जब बालक शब्द के साथ टाप जोड़ा जाता है तो बालका नहीं बनता, बालिका बनता है। अश्व में अश्वा बना, बालक में बालिका बन गया। तो इस प्रकार से कहाँ पर मूषक है, मूषक में मूषिका बनता है। कहाँ पर ई जुड़ेगा और कहाँ पर बीच में ई का आगम होता है। आ तो दोनों में ही जुड़ रहा है, बाद में अश्वा में भी आ जुड़ रहा है और बालिका में भी आ जुड़ रहा है, परंतु बीच में ई केवल बालक शब्द के जो बीच का आगम है ई का, वो केवल बालक शब्द में हो रहा है। आइए देखते हैं कुछ शब्दों को जो इस PDF में दिए हुए हैं।
अज, अज का अर्थ होता है बकरी, बकरा। जब इसमें टा प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया अजा। तो अजा शब्द का अर्थ होता है बकरी। वत्स, इसका अर्थ होता है बेटा। टा प्रत्यय जोड़ा तो वत्सा। बालक में बालिका। और बाल शब्द देखिए, बालक में बालिका और बाल में बाला। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस शब्द के बाद ऑटोमेटिकली अक जुड़ा हुआ है, बालक में क्या जुड़ा हुआ है, अक, तो वहाँ पर तो ई आएगा पहले। आ तो सबके लास्ट में है। अक जब होगा तो बीच में ई और घुस जाएगा, और जब अक नहीं होगा तो आपने सीधा लास्ट में आ जोड़ देना है। तो ये रहस्य है, ये समझने की बात है। अब जैसे चटक है, चटक में चटका ये अपवाद है। बालक है, बालिका। बाल है, बाला। जो मैं चटक शब्द बता रहा हूँ इसके बाद में ध्यान दीजिए, इसके बाद में भी अक है, परंतु ये उस जो मैंने नियम बताया उसका अपवाद है। इस पे ये रूल, यहाँ चटिका नहीं बनेगा। गायक है, अब अक जुड़ा हुआ है, गायिका। अध्यापक है, अध्यापिका। पाठक है, पाठिका। अब ये देखिए, और बाकी जो शब्द जिनके बाद में अक है वो बीच में ई आ रहा है। नायक है, नायिका। मूषक है, मूषिका। चालक है तो चालक के साथ जब टा प्रत्यय जोड़ा तो चालिका। वृद्ध, वृद्ध में अक नहीं है तो वृद्धा बन गया। अजा, वत्सा, बाला, प्रिया, नायिका, मूषिका, चालिका, वृद्धा, चटक। अब ये जो शब्द है चटक, इसमें अक दिख रहा है, परंतु इसमें चटिका नहीं बना। उसका कारण है, जो चटक का अर्थ है चिड़िया। मूषक का अर्थ मूष धातु। चालक का अर्थ चल धातु। ध्यान दीजिए बातों पे। अध्यापक का अध्ययन करना, परंतु चट में कहीं भी चिड़िया का बोध नहीं होता। ये मूल शब्द, इसका शब्द ही चटक है, चिड़ा। तो इस कारण से इसमें ई नहीं जुड़ा। यानी ये जो अक भी की बात हुई थी, ये उन जिसके बाद अक एक प्रत्यय है हिंदी में, वो जिन शब्दों के बाद होता है तो वहाँ पर ई घुस जाता है, और जिनके बाद ये अक नहीं होता, एक चटक अपवाद है। बाकी में आपने मेरी बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कोई इतने कठिन विषय नहीं है। बच्चों, बार बार हम बोलते हैं इन शब्दों को तो आप समझ रहे हैं। चपल का चपला, अगर यहाँ चपलक होता तो चपलिका शब्द बनता। छात्रक है तो छात्रिका बनेगा, परंतु छात्र है तो छात्रा शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से चटका, छात्रा, चपला, गायिका, अध्यापिका, बालिका, पाठिका, ये टा प्रत्यय हुआ। टा प्रत्यय के बाद अगला जो प्रत्यय है उसके बाद है त्व प्रत्यय। मुझे लगता है ये अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, दूसरा ये आ गया। हाँ, मतु प्रत्यय की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद त्व प्रत्यय पढ़ेंगे। मतु प्रत्यय में मत या वत शेष रहता है। ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पहले मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ। कहाँ पर वत शेष रहेगा, कहाँ पर मत शेष रहेगा, ये बात समझने की है। जिन शब्दों में अ या आ लगा है, ध्यान दीजिए, जिन शब्दों में अ या आ लगा है उसके बाद मतु प्रत्यय जोड़ने के बाद जब शब्द बनेगा
तो वत या वान शब्द जोड़ दिया जाता है। परंतु जिन शब्दों के बाद अ या आ से भिन्न स्वर से शब्द बनते हैं, यानी अंतिम शब्द की बात कर रहा हूँ मैं, अंतिम वर्ण की, अंतिम अक्षर की। दोबारा फिर ध्यान दीजिए मेरी बात पर। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर अ या आ है, तब मतु प्रत्यय जुड़ने के बाद वो शब्द वत या वान हो जाएगा। कैसे? जैसे बल शब्द है, बल का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण अ है। ल के अंदर जो अ है, बल का अंतिम अक्षर ल नहीं है, बल का अंतिम अक्षर ल के अंदर विद्यमान अ है। तो जिन शब्दों में लास्ट में अ या आ आता है, तो वहाँ पर आपने वान या वत लगाना है। आप जब बल शब्द से मतु प्रत्यय जोड़ोगे तो बलवान बनेगा, और बलवान शब्द का जब स्त्रीलिंग बनाओगे तो बलवती बनेगा। बलवान का स्त्रीलिंग बलवती। मेधा, अब मेधा शब्द का अर्थ होता बुद्धि। मेधा शब्द में जब मतु प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो मेधा शब्द के लिए बनेगा मेधावान। विद्या शब्द है, जब मतु प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो उत्तर होगा विद्यावान। स्त्रीलिंग बनेगा विद्यावती, और नपुंसकलिंग में वत लगाया जाता है, विद्यावत। त को हलंत कर दिया जाता है, अंतिम त को, जो लास्ट में त लिखा हुआ है। तो अ और आ में वत या वान लगता है। वत केवल नपुंसकलिंग शब्द के लिए बनाया जाता है। वती, बड़ी तक पे ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, वती। वती जब जोड़ोगे तो स्त्रीलिंग बनाया जाता है, और वान जब जोड़ोगे तो मतु प्रत्यय में पुल्लिंग शब्द बनता है। तो मतु प्रत्यय में ध्यान रहे, तीनों शब्द बनते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। आइए कुछ शब्दों को देखते हैं। गुण, गुण शब्द से गुण वान, गुणवती, गुणवत। धन, धनवान, धनवती, धनवत। विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। रूपवान, रूपवती, रूपवत। बलवान, बलवती, बलवत। ये सारे के सारे शब्द अ या आ वाले हैं। और यदि अ या आ से भिन्न शब्द बन रहे हों, अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, यदि शब्द के अंत में अ या आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो, जैसे शक्ति है, अग्नि है, लक्ष्मी है, तब क्या करोगे? तब हम मान या मत शब्द जोड़ते हैं। बात यहाँ भी वही है। अगर पुल्लिंग शब्द बनाना होगा तो मान जोड़ेंगे, अगर स्त्रीलिंग शब्द बनाना होगा तो मति जोड़ेंगे, और यदि नपुंसकलिंग शब्द बनाना होगा तो मत शब्द को, मत प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है, मतु प्रत्यय की जब हम बात करते हैं। जैसे अग्नि, हाँ इसमें ध्यान रहे, एक अपवाद भी है, एक्सेप्शनल केस है एक, उसको आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो जब भी पेपर का निर्माण करता हूँ तो ऐसे शब्द को ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि ये अपवाद है, नियम को तोड़ करके अपनी चलाता है। वो शब्द कौन सा है बच्चों? उस शब्द का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी एक ऐसा शब्द है जिसके बाद अ या आ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें वान लग रहा है। मैंने पहले बताया था कि केवल अ या आ जिन शब्दों के अंत में है उन्हीं के साथ वान जोड़ना है, परंतु लक्ष्मी शब्द एक ऐसा शब्द है जहाँ पर अ या आ न होने के बावजूद वान लगता है। तो लक्ष्मी शब्द में जब मतु प्रत्यय जोड़ोगे तो लक्ष्मी वान बनेगा,
लक्ष्मी मान नहीं बनेगा। परंतु और जो अ या आ से भिन्न जितने शब्द हैं उनमें यदि मतु प्रत्यय जोड़ोगे तो मान जुड़ेगा। शक्ति, शक्ति में आ नहीं है लास्ट में, तो शक्ति जमा मतुप शक्तिमान, उसका स्त्रीलिंग शक्तिमती। बुद्धि जमा मतुप बुद्धिमान, बुद्धिमती। धनु, धनुष्मान, धनुष्मती, धनुष्मत। श्री, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। धी, धी का अर्थ बुद्धि, धीमान, धीमती। तो इस प्रकार से हम मतु प्रत्यय करेंगे। हमने यहाँ पर दो बातें सीखी विशेष रूप से। ये पीडीएफ अगर आपको साफ दिखाई ना दे तो मैंने एक पहले क्लास दी थी, उसमें ये सारे के सारे दिए हुए हैं। प्रत्यय, प्रत्यय का एक मैंने क्लास में टाइटल डाला है प्रत्यय में, आपको ये मतु प्रत्यय भी मिलेगा, तो वहाँ ज़्यादा स्पष्ट है, साफ साफ दिखाई देगा। मैंने वहीं से कॉपी किया है, ये अलग से नहीं है। इसके बाद बच्चों अगला प्रत्यय है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय में जब भी त्व प्रत्यय जोड़ोगे तो त्व के बाद म लगा दो हलंत करके, यानी त्व का त्वम बना दो। और इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें गलती एक होती है भाई, त्व लगाना है या त्वम लगाना है। जब शब्द जोड़ना है, दो का इकट्ठा करना है तो त्वम जुड़ेगा। और जब आपको प्लस का चिन्ह लगा करके अलग अलग करना है, जैसे संधि विच्छेद करते हैं, जब प्रत्यय अलग बताना है, शब्द अलग बताना है, तब तो त्व लिखना है। और जब प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाना है तब त्वम जुड़ना है। हम उल्टा कर देते हैं, जब नंबर दिमाग कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब उल्टी बुद्धि होती है तो हम उल्टा लिख जाते हैं और हम एक नंबर अपना खो देते हैं। तो ये इसमें कुछ सीखने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु अगर त्व की जगह त्वम लिख दिया और त्वम की जगह त्व लिख दिया तो आपके नंबर गए। सिर्फ ये ध्यान रखना है। बंधु जमा त्व, एक शब्द बनाना तो बंधुत्वम। देव जमा त्व देवत्वम। और यदि देवत्वम को अलग अलग करके लिखना है तो फिर आपने देवत्वम का विच्छेद ऐसे करना, देव जमा त्व। इकट्ठा करेंगे, फिर जोर से जोर दे करके बता रहा हूँ, जोर दे करके आप अपनी बात पर जोर दे रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें। जब इकट्ठा करेंगे त्वम लिखा जाएगा, जब अलग अलग करोगे तो त्व लिखा जाएगा। सुंदर जमा त्व सुंदरत्वम। साधु जमा त्व साधुत्वम। गुरु जमा त्व गुरुत्वम। पटु जमा त्व पटुत्वम। महत जमा त्व महत्वम। मधुर जमा त्व मधुरत्वम। अब इन शब्दों के केवल नपुंसक लिंग रूप चलते हैं, मधुत्वम, पटुत्वम, मृदुत्वम। कोई सोचे जैसे पिछले और जो प्रत्यय हमने पढ़े थे उसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग थे, परंतु इसमें नहीं है। इसमें केवल नपुंसक लिंग ही बन रहा है। अब बात करते हैं, ये तो थी प्रत्यय की बात। ये तीन प्रत्यय मैंने आपसे शेयर किए। पहले स्त्री प्रत्यय में टाप, दूसरा मतु प्रत्यय जिसमें हमने आ वाले में वत और वान जुड़ेगा ये बताया, और आ से भिन्न जो शब्द बनेंगे उसमें मान या मत जुड़ेगा। परंतु लक्ष्मी शब्द एक ऐसा शब्द है जो अपवाद है। इसके बाद हमने त्व प्रत्यय की बात की। त्व प्रत्यय में त्वम जुड़ेगा। एक शब्द बनाना है, इकट्ठा करना है तो त्वम लिखना है, और अलग अलग बताना है, प्रत्यय अलग बताना है, शब्द अलग बताना है तो शब्द के बाद शब्द जमा त्व ऐसे लिखना है। देव जमा त्व, बंधु जमा त्व, मृदु जमा त्व, इस प्रकार से ये तीन प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में अगस्त तक की परीक्षा में आने हैं। अब हम बात करेंगे समय की। समय, ये देखिए कैसे सीखेंगे।
घड़ियाँ दी हुई हैं, 4 बजे हैं। पहले तो हमें समय को सीखने के लिए 12 तक की जो संस्कृत की संख्या है उसको हमें अच्छी तरह से लिख कर देखना है, ताकि लिखते हुए गलती ना हो जाए। जब 1 की बारी आएगी, संस्कृत में 1 को 1 ही कहते हैं। इससे पहले हमने स्त्रीलिंग में एका पढ़ा, नपुंसकलिंग में एकम पढ़ा और पुल्लिंग में 1 के बाद विसर्ग लगा करके एकह। ध्यान दीजिए, जब आप समय बता रहे हो तो आपने विसर्ग भी नहीं लगानी, केवल 1, जैसे हिंदी में 1 बोला जाता वैसा का वैसा ही आपने लिखना है। ना इसमें एका स्त्रीलिंग वाला, ना इसमें नपुंसकलिंग वाला एकम चलेगा, केवल 1, ओनली 1, हिंदी वाला 1 वादनम। और जब 2 की बात होती है तो हमने 3 चीज़ें रटवाई थी आपको। 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। परंतु जब 2 आपने बजाने हों, संस्कृत में जब 2 बजेंगे तो ना तो द्वौ लिखा जाएगा, ना द्वे लिखा जाएगा, और ना ही नपुंसकलिंग वाला द्वे लिखा जाएगा। केवल इन तीनों शब्दों का मूल द्वि। जब 2 बजाने की बात आती है तो द्वि लिखा जाएगा। जब 1 बजाने की बात आती है तो ना तो एकह लिखा जाएगा, ना एका लिखा जाएगा, ना एकम, बल्कि बिना विसर्ग वाला 1 लिखा जाएगा। जब 3 की बात आएगी तो 3 में हमने आज तक जो बताए थे, त्रय, तिस्रः और त्रीणि, इन तीनों में से कोई सा नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको केवल छोटी की मात्रा, त्रिवादनम। ऐसे ही 4 की जब बात आई थी तो 4 में हमने संख्या तीनों लिंगों में पढ़ी। पुल्लिंग में चत्वारः पढ़ा, स्त्रीलिंग में चतस्रः पढ़ा और नपुंसकलिंग में चत्वारि। इन तीनों में से भी कोई सा नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर चतुर लिखा जाएगा और र को हलंत किया जाएगा, चतुर्वादनम। अब वादनम के ऊपर र चला जाएगा तो चतु लिख करके चतु, और वादनम के ऊपर वा के ऊपर रा लगा दो, चतुर्वादनम। तो ये 12 तक की संख्या आपको आनी चाहिए। 12 तक की संख्या आप कैसे सीखेंगे नए तरीके से? 1, मैंने अब ना एका बोला, ध्यान दीजिए, ना एकम बोला और ना ही विसर्ग लगाई है, मैं केवल 1 बोल रहा हूँ। 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। बस यहाँ तक। एक बार फिर सुनिए। 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त। अब ये षट को कई जगह षड भी लिख देते हैं, दोनों में हलंत आएगा। षट लिखोगे तो ट को हलंत करना पड़ेगा, षड लिखोगे तो ड को हलंत करना पड़ेगा, और ड भी जो ढोलक वाला नहीं, डमरू वाला, वो ड। तो दोनों को हलंत करना, षड या षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। जब हमें 12 तक की संख्या संस्कृत में बोलनी आ गई, लिखनी आ गई, उसके बाद वैसे तो समय बहुत सारे होते हैं। 12:48 भी है, 1:26 भी है, परंतु संस्कृत में 10वीं कक्षा में केवल 4 ही तरह से टाइम पूछा जाता है। ये बीच की जो मिनटें हैं ना, इनको नहीं पूछा जाता। भाई 12 मिनट हो गई, 17 मिनट हो गई, 29 मिनट हो गई, इस तरह की जो अलग अलग मिनट, वो नहीं। हम क्या पूछते हैं? क्वार्टर, हाफ और 3/4, ये 3 हिस्से। फुल, सबसे पहले क्वार्टर यानी 1/4, फिर हाफ, और फिर 3/4 और फुल। इसको संस्कृत में जो चौथा हिस्सा होता है, जिसको क्वार्टर बोलते हैं यानी चतुर्थांश, उसको सपाद बोलते हैं, सपाद। यदि हमें 2.25 कहना है संस्कृत में, उसके लिए कहेंगे
सपाद द्विवादनम। यदि 5:15 कहना है तो सपाद पंचवादनम। 5:15 का मतलब 5:15। तो सपाद का कहाँ प्रयोग करना है? जब 15 मिनट को। अब 15 से आगे 16 मिनट भी होते, परंतु वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में क्वार्टर को पूछना है, हाफ को पूछना है और थर्ड फोर्थ और फुल टाइम, ये 4 भाग हैं जिनको पूछा जाता है। तो जो चतुर्थांश है यानी क्वार्टर है, उसको हम सपाद कहते हैं संस्कृत में। सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षट्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। ऐसे ही जब हम बात करेंगे साढ़े की, सार्ध, आधा, 9:30, 10:30, 8:30, 5:30, तो सार्ध, सार्ध, सा ध और ध के ऊपर र। सार्ध 1 वादनम, 1:30 बज गया। सार्ध द्विवादनम, 2:30 बज गए। सार्ध त्रिवादनम, 3:30 बज गए। सार्ध चतुर्वादनम, 4:30 बज गए। तो सार्ध, सबके आगे सार्ध लगाते चले जाओ। इसके बाद जो अगला समय है वो थर्ड फोर्थ का होता है, 45 मिनट। उसके लिए संस्कृत में शब्द है पादोन। अब पादोन शब्द का अर्थ होता है पौना। इसमें गलती होती है, इसमें बच्चे 50% बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्यों? अब आपसे पूछा जाए भाई 7:45 हो गए, 7:45 को जब आपको लिखने के लिए कहें तो आप क्या लिखोगे? 7:45 लिखोगे ना 7:45 को। परंतु बोलने में तो 8 और लिखने में 7, यहाँ पर फर्क पड़ता है। जो 7:45 है वो 7:45 है, जो 11:15 है वो 11:45 है, जो 9:45 है वो 9:45 है। यानी पौने जब भी लिखना हो, पौने को संस्कृत में पादोन लिखते हैं। ध्यान दीजिए, गलती ना हो, 1 नंबर ना कटे। जब पौना लिखना होगा तो आपको एक माइनस करना है जितना सुनने में आ रहा है। यदि 7:45 है तो 8 का टाइम है तो 8 सुनने में आ रहा है, तो लिखने में 7 सप्त ये लिखना होगा 7:45। परंतु जब संस्कृत में लिखोगे पादोन अष्टवादन में लिखना है आपने 7:45 को। अब आपको लिख करके उत्तर देना है संस्कृत में। ध्यान दे, लिखा मिलेगा डिजिट में 7 2 बिंदी, जो 7:45, 7:45, ऐसा 7:45 ऐसा लिखा होता है। लेकिन वो होता क्या है? 7:45 होता है। उसकी संस्कृत आपको शब्द अधिक पंचचत्वारिंशत् पलानी नहीं लिखनी। आपके सिलेबस में पौना बताना सीखना है, तो आप उसको लिखोगे पादोन अष्टवादनम। ऐसे ही 9:45 हो तो 9:45 लिखा मिलेगा। उत्तर आपने पादोन नववादनम नहीं करना, पादोन 10 वादनम करना है। तो ये चीज़ें केवल समय में जहाँ गलती होगी वो पादोन जब लिखना आएगा उस पर गलती हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर कुछ बच्चे गलती करेंगे। आप अब सुन लो, कितने आप मेरी बात को जोर दे के समझ सकते हो, मेरी बात को सुन सकते हो। आप गलती करोगे, आपने ध्यान देना है और ये ठानना है कि हम गलती नहीं करेंगे। जहाँ पादोन लिखना होगा वहाँ पर हम एक संख्या बढ़ाकर लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर में एक संख्या कम लिखी मिलेगी, पादोन में आपने एक संख्या ज़्यादा लिखनी है। 8:45 को क्या लिखोगे? पादोन
नववादनम। अब 8 लिखा मिलेगा, इसलिए कुछ बच्चे गलती से पादोन अष्टवादनम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इस प्रकार से ये वर्कशीट है, इनका आप अभ्यास करें। आप सबका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ आज का विषय समाप्त करते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। शुभ दिन की शुभ